हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रेव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, मेरी पहली डेमो वीडियो जिसका टॉपिक था भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास को आप लोगों ने जो प्यार दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बताए गए मेरे पहले टॉपिक भारतीय संविधान के विकास के संक्षिप्त इतिहास, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए समझ में आया होगा। जिसने अभी उस वीडियो को नहीं देखा होगा वो मेरे YouTube चैनल पे जाकर के इस वीडियो को देख सकता है। दोस्तों, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, भाग 2। भाग 1 मैं अपनी पहली डेमो वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम शुरुआत करेंगे भाग 2 की। तो दोस्तों, भाग 2 में आज हम लेकर के आए हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों, 1853 के चार्टर अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं थी वो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहली जो इसकी मुख्य विशेषता थी वो ये थी कि अब भारत में सिविल सेवा हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किस एक्ट के तहत रखा गया? 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत में सिविल सेवा हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रावधान रखा गया। सिविल सेवा हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किस एक्ट के तहत रखा गया? 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया। इस प्रावधान के अनुसार सिविल सेवाओं में अब भारतीय भी भाग ले सकते थे, परंतु भारतीयों के लिए इसमें आयु सीमा 18 वर्ष से 25 वर्ष निर्धारित की गई। दूसरा इसका जो पॉइंट था कि भारतीयों के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 25 वर्ष निर्धारित की गई, जो कि उस समय की शैक्षणिक स्तर के अनुकूल न्याय संगत नहीं थी। सन 1853 के चार्टर अधिनियम में सबसे पहला जो मुख्य बातें निकल करके आई वो क्या थी कि सिविल सेवा हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया। दूसरी बात कि इस सिविल सेवा प्रतियोगिता में अब भारतीय भी शामिल हो सकते थे, परंतु उनके लिए आयु सीमा का जो निर्धारण किया गया वो 18 वर्ष से लेकर के अधिकतम 25 वर्ष तक के लिए निर्धारित किया गया, जो कि उस समय की शैक्षणिक स्तर को देखते हुए न्याय संगत नहीं था। इसी प्रावधान को देखते हुए 1854 में 1853 के चार्टर अधिनियम को में 1854 में सिविल सेवा हेतु मैकॉले समिति का गठन किया गया। किस एक्ट के अधिनियम, किस एक्ट के अंतर्गत मैकॉले समिति का गठन किया गया? तो वो एक्ट था 1853 का चार्टर एक्ट या 1853 का चार्टर अधिनियम। सन 1854 में सिविल सेवा हेतु मैकॉले समिति का गठन किया गया।
दोस्तों इस एक्ट से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो ये है कि किस एक्ट के अनुसार या किस अधिनियम के अनुसार भारत में सिविल सेवा हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया, तो उसका आंसर होगा 1853 का चार्टर अधिनियम। भारतीयों की आयु का निर्धारण क्या किया गया? 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक भारतीयों के लिए आयु का निर्धारण किया गया, जो कि उस समय की शैक्षणिक स्तर के लिए न्याय संगत नहीं था। इसी संगति को दूर करने के लिए 1854 में सिविल सेवा हेतु मैकाले समिति का गठन किया गया। ये सब किसके अंतर्गत आए? 1853 के चार्टर्ड अधिनियम के अंतर्गत लाए गए। दोस्तों कंपनी के भूभाग का विस्तार बड़ी तेजी से हो रहा था। कंपनी धीरे धीरे भारत के सभी हिस्सों पर अपना कब्जा करती ही जा रही थी। तो इसी के चलते कंपनी को अपने प्रांतों में विस्तार करने की आवश्यकता महसूस हुई। 1853 के अधिनियम के अंतर्गत ही कंपनी ने 2 प्रांतों का निर्माण किया या 2 प्रांतों को स्थापित किया, जिसमें सबसे पहला प्रांत था पंजाब प्रांत व सिंध प्रांत। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है पंजाब व सिंध प्रांत की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो आपका आंसर होगा 1853 के चार्टर्ड अधिनियम के तहत 2 नए प्रांतों की स्थापना की गई या 2 नए प्रांतों का गठन किया गया। दोस्तों आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम शुरू करते हैं 1858 का चार्टर अधिनियम। इसके बाद आता है दोस्तों 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों 1858 के भारत शासन अधिनियम की जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि 1857 की भारत की जो क्रांति थी, इस क्रांति ने भारत के अंदर उपस्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सीमा है, शासन करने की जो सीमा है, उसकी सारी पोल खोल के रख दी। क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई, 1858 की जो भारत शासन अधिनियम है, सही मायनों में इसकी जो शुरुआत होती है वो 1857 की क्रांति से शुरुआत होती है। अठारह के भारत शासन अधिनियम की जो शुरुआत होती है वो सही मायनों में अगर देखा जाए तो 1857 की क्रांति से शुरुआत होती है। दोस्तों 1857 की जो क्रांति भारत में हुई, उस क्रांति ने, उस जटिल परिस्थितियों ने, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन करने की जो शक्ति थी, उसकी जो सीमाएं थी, उन सबकी पोल खोल के रख दी। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये महसूस होने लगा कि अभी हमें अपनी शासन प्रणाली में कुछ ना कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि 1757 की जो क्रांति हुई है वो हमारे अगेंस्ट वापस स्टार्ट ना हो जाए। तो इसके लिए इस अधिनियम में जो मेन बातें लाई गई, सबसे पहले इसमें हुआ क्या कि जिस समय 1857 की क्रांति हुई, तब भारत की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे भारत का शासन वापस लेने तथा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में भारत की सत्ता प्रत्यक्ष रूप से सौंपने की बड़ी तेजी से मांग होने लगी। इन्हीं मांग को देखते हुए 1858 के जो शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम बना, उसके अंदर जो मेन बातें आई निकल करके वो ये थी कि भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आया दोस्तों निकल करके, कि जो भारत का शासन था ब्रिटेन
की संसद को दे दिया गया। यानी हुआ क्या कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसने ये जब देखा कि 1857 की क्रांति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो पूर्ण रूप से हिल चुका था, उसी को देखते हुए भारत का जो शासन था अब ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया। इसी में जो दूसरा पॉइंट दोस्तों निकल करके आता है, इसी का जो दूसरा पॉइंट निकल कर आता है कि अब भारत के शासन को ब्रिटेन की संसद द्वारा नियुक्त किए गए भारत राज्य सचिव को करना था। इसके लिए क्या किया गया कि भारत में शासन करने के लिए ब्रिटेन की संसद ने एक भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की, जो अब भारत में ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधित्व बन करके भारत पर शासन कर रहा था। दोस्तों, इसी के साथ साथ क्या किया गया, भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, जो अब भारत में शासन कर रहा था। इसी के साथ साथ दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। अठारह के भारत शासन अधिनियम के तहत ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को अब भारत से पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का भारत में क्या काम होता था। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के तहत ही भारत में द्वैध शासन प्रणाली या द्वैध प्रणाली का समापन हुआ। द्वैध समाप्त हो गई। किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध प्रणाली समाप्त हुई? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हो गई। तो दोस्तों, इस 1858 के भारत शासन अधिनियम में हमने क्या क्या देखा कि भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया। ब्रिटेन की संसद ने भारत में शासन स्थापित करने के लिए भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की, जो कि ब्रिटेन की संसद का उत्तरदायित्व था। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पद को यहाँ से समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की जितनी भी शक्तियाँ थीं, अब वो शक्तियाँ भारत राज्य सचिव को सौंप दी गई। साथ ही साथ भारत में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हो गई। तो दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत समाप्त की गई? तो दोस्तों, आपका आंसर होगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत से द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। दोस्तों, इस भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इस 15 सदस्यीय कमेटी को भारतीय सचिव की सहायता करने के लिए गठित किया गया था, जिसको भारत परिषद या इंडिया काउंसिल बोलते हैं, जिसमें से कि 7 सदस्यों का चयन सम्राट या राजा के द्वारा,
राजा के द्वारा तथा शेष 8 सदस्यों का चयन नियंत्रण बोर्ड के डायरेक्टर के द्वारा किया जाता था। जो ये 15 सदस्यीय कमेटी का निर्धारण किया गया था या भारत परिषद का जो गठन किया गया था, जिसका काम क्या था कि जो भारत का राज्य सचिव था ये उसके कार्यों में हेल्प करना था, जिसमें से कि 7 सदस्यों का चयन राजा के द्वारा किया जाता था तथा 8 सदस्यों का जो चयन किया जाता था वो नियंत्रण बोर्ड के डायरेक्टर के द्वारा यहाँ पर इनका चयन किया जाता था। दोस्तों साथ ही साथ भारत में प्रथम राज्य सचिव व नियंत्रण बोर्ड के अंतिम अध्यक्ष कौन बने? भारत राज्य सचिव व नियंत्रण बोर्ड के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि भारत में नियंत्रण बोर्ड के अंतिम अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड भारत के प्रथम राज्य सचिव बने तथा नियंत्रण बोर्ड के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? सर चार्ल्स वुड थे। भारत के गवर्नर को, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पॉइंट, कि गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या नाम दिया गया? वायसराय। सन 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। और भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए? भारत के प्रथम वायसराय बने, प्रथम वायसराय कौन बने दोस्तों? लॉर्ड। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन बने, तो दोस्तों आपका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या हुए? भारत के प्रथम वायसराय बने। तो दोस्तों 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या क्या किया गया? सर्वप्रथम जो हमारे प्रथम राज्य सचिव बने तथा नियंत्रण बोर्ड के जो अंतिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? सर चार्ल्स वुड थे। इसी के साथ साथ भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बने। भारत का शासन अब ब्रिटेन की संसद के हाथों में चला गया। ब्रिटेन की संसद ने भारत में शासन स्थापित करने के लिए एक भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की। भारत राज्य सचिव की जो नियुक्ति की गई उसके प्रथम अध्यक्ष या प्रथम सचिव कौन बने? सर चार्ल्स वुड बने। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारे पास भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद अधिनियम सन 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो दोस्तों इस अधिनियम के तहत क्या होता है दोस्तों, इस भारत परिषद अधिनियम 1861 को ब्रिटेन संसद में 1 अगस्त 1861 को पारित कर दिया। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत परिषद अधिनियम ब्रिटेन की संसद में कब पारित किया गया? तो दोस्तों आपका आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम ब्रिटेन की संसद में 1 अगस्त 1861 को पारित किया गया। 1857 की क्रांति के बाद 1857
57 की क्रांति के बाद ये महसूस किया गया कि भारत में शासन स्थापित रखने के लिए हमें भारतीयों को भी अपने शासन में शामिल करना होगा। तो दोस्तों, भारतीयों को जब अपने शासन में इन्हें शामिल करना था तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन संसद ने भारत शासन अधिनियम 1861 पारित किया। इस अधिनियम की जो मुख्य बातें थी वो इस तरीके से थी कि सबसे पहले इस अधिनियम में क्या किया गया, एक विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में सबसे पहले क्या किया गया, एक विभागीय प्रणाली की स्थापना की गई। विभागीय प्रणाली की स्थापना की गई। और विभागीय प्रणाली की स्थापना किसके द्वारा की गई, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। सबसे पहले विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत की गई वो किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो दोस्तों, भारत में जो विभागीय प्रणाली है जो इसने शुरू की और किस अधिनियम के तहत शुरू करी गई, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत में विभागीय प्रणाली शुरू करी गई। और इस विभागीय प्रणाली के जो जनक माने जाते हैं वो लॉर्ड कैनिंग माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये आपको याद रहेगा, भारत परिषद अधिनियम 1861 में कब पारित हुआ, ब्रिटेन संसद में 1 अगस्त 1861 में ये भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। तथा इस भारत परिषद अधिनियम के तहत सबसे पहले विभागीय प्रणाली किसके द्वारा शुरू करी गई, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इस प्रणाली को शुरू की गई। और इसी के साथ साथ भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई वो किस अधिनियम के तहत दी गई, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। को शक्ति प्रदान की गई कौन सी, अध्यादेश जारी करने की। जारी करने शक्ति प्रदान की गई। किस अधिनियम के तहत की गई, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। साथ ही साथ इसके बाद दोस्तों क्या हो, इसके बाद हमारे पास आता है कि इस अधिनियम के तहत ही बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा साथ ही साथ पंजाब की विधान परिषद का गठन किया गया। किसका, बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत व पंजाब में विधान क्या किया गया, इसके साथ साथ में विधान परिषद का गठन किया गया। इन तीनों में क्या किया गया, विधान परिषद का गठन। दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत व पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया। दोस्तों, अगर क्वेश्चन बनता है कि बंगाल में इस परिषद का जो गठन या विधान परिषद का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, तो दोस्तों आपका आंसर होगा 1862 में। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में गठन कब किया गया, 1866 में। तथा पंजाब में इसका गठन किया गया 1867 में, 1867 में। तो दोस्तों, बंगाल में कब, बंगाल में होता है ये 1862 में। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में इसका गठन होता है 1866 में और पंजाब में इसका जो गठन होता है वो होता है 1867 में। तो दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम के तहत सबसे पहले भारत परिषद अधिनियम ब्रिटेन के संसद में कब पारित किया गया, तो दोस्तों ये पारित किया गया 1 अगस्त 1861 में। यानी कि ब्रिटेन की संसद में जो ये अधिनियम पारित किया गया वो 1 अगस्त 1861 में पारित किया गया। सर्वप्रथम इसमें हुआ क्या, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। इस विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत की गई वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई। लॉर्ड कैनिंग के साथ साथ दोस्तों जो गवर्नर जनरल भारत का हुआ करता था, अब उसको एक शक्ति प्रदान की गई, यानी कि वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता था। इस अधिनियम के तहत ही
विधान परिषद का गठन किया गया। सबसे पहले विधान परिषद का गठन कहाँ पर किया गया? बंगाल में किया गया। कब किया गया? 1862 में। इसके बाद उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, जो कि उत्तर पश्चिम के हमारे सीमा प्रांत थे, वहां पर विधान परिषद का गठन किया गया, जो 1866 में गठन किया गया। इसके बाद आता है दोस्तों पंजाब प्रांत, जो कि हम पिछले अधिनियम में इसकी स्थापना कर चुके थे। पंजाब और सिंध प्रांत अगर आपको याद है, तो पंजाब में हम गठन कब किया था? 1867 में विधान परिषद का गठन किया गया था दोस्तों। इसके बाद आता है 1873 का अधिनियम दोस्तों। इसके बाद हमारे पास आता है 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा 1873 का जो अधिनियम हमारे पास आता है दोस्तों, इस अधिनियम में एक उपबंध किया गया, एक फाउंडेशन ये किया गया कि अब 1873 का अधिनियम इस अधिनियम में क्या प्रावधान लाया गया या क्या उपबंध किया गया कि अब भारत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग, यानी कि अब 1873 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को अब कभी भी भंग किया जा सकता था। और साथ ही साथ दोस्तों 1 जनवरी 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कब किया गया या औपचारिक रूप से कब भंग किया गया, तो आपका आंसर होगा 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। दोस्तों इसी के साथ एक नोट करके आपको लिखना है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मैं समझता हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको लिखना है कि 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा पत्र के माध्यम से महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। एक घोषणा पत्र के माध्यम से ब्रिटेन की जो रानी थी विक्टोरिया, उसको भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।